नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। जैसा कि 4 दिन से भारत के अंदर काफ़ी विचार विमर्श हो रहा है, क्या भारत पाकिस्तान की जंग हो सकती है क्या? तो ये वार गेम कैसा होगा जहां दुश्मन का निकलेगा दम और धरे रह जाएंगे परमाणु बम। पाकिस्तान बार बार ये न्यूक्लियर वेपन्स की जो धमकी देता है, वो भारत की सैन्य सोच में लंबे समय से ऐसी रणनीतियों पर चर्चा होती आ रही है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की हद तक ना जाए। मतलब यह है कि भारत ऐसे हमले करना चाहता है जो नुकसान तो करें लेकिन परमाणु युद्ध की स्थिति पैदा ना हो। इसके लिए भारतीय सेना की कोल्ड स्टार्टेड डॉक्ट्रिन उल्लेखनीय है, जिसमें तेज और सीमित हमले की बात की जाती है। भारत पाकिस्तान का वॉर गेम कैसा होगा? कश्मीर के पहलगाम में जघन्य आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और हमले का आरोप पाकिस्तान सेना समर्थित आतंकी समूहों पर है। इस बार पुराने तरीकों जैसे 2016 में उड़ी का हमला किया गया था, 2019 में बालाकोट का हमला हुआ था, से हटकर जवाब दे सकता है। ये ट्रेडिशनल था वो। तो क्या पहले भारत ने सिंधु जल संधि का निलंबित इसीलिए किया? पाक से कूटनीतिक रिश्ते कम करने जैसे गैर सैन्य कदम उठाए, जिनको प्योर विदेश नीति के तहत लिया जाता है, लेकिन इन कदमों का असर खत्म होने के बाद सवाल उठेगा, भारत सरकार ऐसे कौन से नए और स्मार्ट सैन्य कदम उठाएगा जिससे आतंकियों को सजा भी मिल जाए और दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध की नौबत ना आए। भारत की सैन्य सोच में लंबे समय से ऐसी रणनीतियों पर चर्चा होती रही है जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की हद तक ना जाए। मतलब यह है कि भारत ऐसे हमले करना चाहता है जो नुकसान तो करे लेकिन परमाणु युद्ध की स्थिति ना पैदा हो। इसके लिए भारतीय सेना ने कोल्ड स्टार्टेड डॉक्ट्रिन जो है वो उल्लेखनीय है, उसमें तेज और सीमित हमले की बात की जाती है। इस रणनीति में भारत अपनी सेना को जल्दी से सीमा पार भेजकर छोटे लेकिन प्रभावी हमले करे ताकि पाकिस्तान को जवाब देने में ज़्यादा समय ना लगे। दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी रक्षा के लिए फुल स्पेक्ट्रम डिफेंस नीति पर चलता है। इसके तहत वह छोटे परमाणु हथियारों जैसे HATF-9 नस्त्र मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। यह मिसाइल छोटी दूरी तक मार करती है और इसका मकसद भारत को डराना हो सकता है ताकि कोई बड़ा हमले ना करे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही मानते हैं कि सीमित स्तर पर लड़ाई तो बढ़ा सकते हैं लेकिन परमाणु युद्ध की स्थिति में बचकर हम करें। विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों देशों के पास अभी भी कई ऐसे कदम बाकी हैं जिन्हें पहले कभी नहीं आजमाया गया। इसका मतलब ये है कि दोनों देश सैन्य रणनीतियां आजमा सकते हैं जहां परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना हो। इस पृष्ठभूमि में कुछ काल्पनिक वार गेम परिदृश्य हम आपको बताना चाहते हैं। भारत का हमला कैसा हो सकता है? इंडियन नेवी का पश्चिमी बेड़ा अंधेरे की आड़ में प्रचंड आक्रमण शुरू करता है। अरब सागर में भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर कराची के पास पाकिस्तान के तट पर मौजूद आतंकी ट्रेनिंग सेंटर पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज हिमाइल की बौछार कर सकता है। यह पहला मौका है जब भारत ने पाकिस्तान की धरती पर नेवी से अटैक जो है वो करने की सोची है। पाकिस्तान रक्षा तंत्र भौचक्का रह जाता है। सटीक मिसाइलें न्यूनतम अतिरिक्त नुकसान के साथ लक्ष्य को नष्ट कर देती हैं। मैसेज यह जाता है कि नई दिल्ली संघर्ष को नए क्षेत्रों तक विस्तार देने को तैयार है। अब पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? पाकिस्तान शुरुआती भ्रम में डगमगाता है और अपने डिफेंस सिस्टम को तुरंत सक्रिय करता है। समुद्र से किए गए हमले से पाकिस्तान नौसेना और वायुसेना आश्चर्यचकित रह जाती है। कराची के पास की पाकिस्तानी वायु रक्षा बैटरियां जल्दबाजी में
हाई अलर्ट पर चली जाती हैं, जबकि नौसेना के फ्रिगेट और समुद्री गश्ती विमान की तलाशी लेते हैं। उन्हें डर है कि कोई पनडुब्बी या जहाज फिर से हमला कर सकता है। पाकिस्तान सेना तुरंत जवाबी हमले से बचती है और नुकसान का आंकलन करती है, लेकिन प्रमुख शहरों के ऊपर लड़ाकू विमान स्क्वाड्रनों को गश्त पर तैनात करती है। कराची में हवाई हमले के सायरन सक्रिय हो जाते हैं ताकि जनता को आश्वस्त किया जा सके। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी लीडरशिप आपातकालीन बैठक बुलाती है। वो भारत के गैर परंपरागत शुरुआती कदम से स्तब्ध है और ऐसा जवाब सोच रही है जो विनाश को न्योता ना दे। भारत का फिर से अटैक होता है। भारत साइबर वॉरफेयर झोंक देता है और स्पेस टेक्नोलॉजी में जैमिंग शुरू कर देता है। अब पाकिस्तान अभी भी प्रतिक्रिया दे ही रहा होता है। भारतीय एजेंसियां पाकिस्तानी सैन्य कमांड नेटवर्क और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के खिलाफ बड़े पैमाने पर साइबर हमला करती है। भारतीय मैलवेयर जो पाकिस्तान के बिजली ग्रिड के कुछ हिस्सों को ठप कर सकती है और रेलवे सिग्नलिंग को बाधित कर सकती है। जो सिग्नल होते हैं जो गाड़ियों के लिए होते हैं, जिससे रावलपिंडी में ब्लैकआउट हो जाता है और कई घंटों तक संचार व्यवस्था ठप हो जाती है। साथ ही भारत की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपग्रहों का उपयोग करके पाकिस्तान के सैन्य उपग्रह संचार को जैम करती है, जिससे बॉर्डर पर उसके रडार और संचार लिंक क्रैश हो जाते हैं। यह कोऑर्डिनेट साइबर अंतरिक्ष हमला पाकिस्तानी सेना में बिना खून बहाए भ्रम पैदा कर सकता है और मॉडर्न वारफेयर में भारत की तकनीकी श्रेष्ठता को दिखाता है। यह कदम जानबूझकर गैर घातक रखा जाता है, इसे स्वीकार नहीं किया जाता। तनाव को नियंत्रित करते हुए यह संदेश जाता है कि भारत पाकिस्तान के सिस्टम को पंगु बना सकता है। ध्यान देने योग्य बात है, पाकिस्तान का जवाब पाकिस्तान कंट्रोल बाहर करने के लिए जूझ रहा है और साइबर स्पेस में जवाबी हमला करता है। पाकिस्तानी इंजीनियर और CRT टीमें ग्रिड और संचार को वापस ऑनलाइन लाने के लिए तेज़ी से काम करती हैं। बैकअप लिंक के जरिए सिस्टम को रीरूट करके धीरे धीरे बिजली और सैन्य नेटवर्क बहाल करती है। इस्लामाबाद सार्वजनिक रूप से भारत के साइबर हमलों की निंदा करता है, इसे साइबर स्पेस में अकारण आक्रामकता बताता है और जवाब में पाकिस्तान समर्थित हैकर्स कई भारतीय सरकारी वेबसाइट को खराब करते हैं और भारतीय सोशल मीडिया का दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश करते हैं। भारतीय बैंकिंग सिस्टम में भी कुछ समय के लिए साइबर घुसपैठ होती है, जिससे कुछ ATM बंद हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का साइबर जवाबी हमला असर में सीमित रहता है। कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान चीन और OIC इस्लामिक सहयोग संगठन से संपर्क करता है ताकि भारत की तनाव बढ़ाने वाली रणनीतियों पर ध्यान दिलाया जाए और भारत के साइबर युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय निंदा की मांग की जाए। ये कदम पाकिस्तान की दृढ़ता दिखाते हैं, लेकिन पाक सरकार ग्लोबल प्लेयर्स के सामने यह भी सावधानी से जोर देती है, अब तक पाकिस्तान ही है जो संयम बरत रहा है ताकि कूटनीतिक समर्थन हासिल किया जा सके। भारत का फिर से हमला होता है। भारत के स्पेशल फोर्सेस पाकिस्तानी ज़मीन पर कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं। इधर इलेक्ट्रॉनिक लड़ाई का दायरा बढ़ रहा है। भारत एक गुप्त ऑपरेशन के साथ नया मोर्चा खोलता है। एक अंधेरी रात में पंजाब सेक्टर के पास सीमा पार कर भारतीय पैरा, जो जिनको SF भी कहते हैं, कमांडो की एक विशिष्ट टीम लाहौर के पास एक सुरक्षित ठिकाने पर छापा मारती है, जहां पहलगाम हमले के हैंडलरों के छुपे होने की जानकारी होती है। घातक और नज़दीकी लड़ाई में SF टीम एक महत्वपूर्ण आतंकी चेहरे को मार गिराती है और पूरे ठिकाने को आग के हवाले कर देती है। ये सुबह होने तक से पहले हेलीकॉप्टर से वापस निकल जाते हैं, जिससे पाकिस्तानी अधिकारी हक्के बक्के रह जाते हैं। भारत आधिकारिक तौर पर इसे छापे की जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन भारतीय मीडिया डीप स्ट्राइक व स्पेशल यूनिट्स की ओर से इशारा करता है। पाकिस्तानी सेना के लिए संदेश स्पष्ट है, अब पाकिस्तान के भीतर मौजूद ठिकानों पर भी वो सुरक्षित नहीं है। ये गुप्त कदम हालांकि जोखिम भरा है, लेकिन पाकिस्तान न्यूक्लियर दायरे की परिभाषा से नीचे रहता है। इस तरह के गुप्त सीमा पार ऑपरेशन ऐतिहासिक रूप से दक्षिण एशिया में युद्ध के विकल्प के रूप में उपयोग किए गए हैं। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया
इसमें क्या हो सकती है? नियंत्रण रेखा पर जबरदस्त गोलीबारी के साथ जवाब देता है। भारत के खुफिया हमले से आहत होकर पाकिस्तान की सेना पारंपरिक तरीके से जवाब देती है। जम्मू और कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर भारी तोपखाने से गोले बरसाए जाते हैं। पाकिस्तानी सेना की इकाइयां पुंछ और उरी में भारतीय अग्रिम चौकियों पर सीमावर्ती गांव पर बमबारी करती है ताकि चोट पहुंचाई जा सके और यह संदेश दिया जाए कि सीमा पार खेल में दोनों पक्ष हिस्सा ले सकते हैं। एलओसी पर गोलीबारी में अचानक वृद्धि वाले पाकिस्तान के सैन्य जवाब का मतलब है कि वार थिएटर को कश्मीर से बाहर ले जाना है, बाहर नहीं ले जाना है। दोनों पक्षों के सैकड़ों नागरिकों को गोले बरसाने के कारण इलाका छोड़ना पड़ता है। साथ ही पाकिस्तान की सेना सीमा के कमजोर हिस्सों को अपनी विशिष्ट एसएसजी कमांडो इकाइयों को तैनात करती है ताकि किसी भी भारतीय जमीनी घुसपैठ के लिए तैयार रहे। रावलपिंडी से ये संदेश स्पष्ट है, युद्ध क्षेत्र पर कड़ा जवाब दे सकता है और देगा। भारत का अटैक, भारत सशस्त्र ड्रोन्स के झुंड के साथ मल्टी टारगेट हमला शुरू करता है। सीमाओं को की ओर आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना पंजाब के एक हवाई अड्डे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नियंत्रित ड्रोन स्वाम तैनात करती है, जिसमें दर्जनों मानव रहित युद्धक हवाई वाहन यूएवी सीमा पार भेजे जाते हैं। तड़के यह ड्रोन झुंड कम ऊंचाई पर पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुसता और कई समूहों में बंटकर पाकिस्तानी पंजाब और पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी शिविरों पर, आतंकी अग्रिम रसद केंद्रों पर हमला करता है। कुछ ड्रोन आत्मघाती हमले करते हैं, आतंकी ठिकानों और गोला बारूद डिब्बों को नष्ट करते हैं, जबकि अन्य रियल टाइम निगरानी के लिए आसपास मंडराते हैं। स्वाम के ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सिस्टम पाकिस्तानी संचार और रडार को जैम करते हैं, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। सुबह तक कई दुश्मन ठिकाने पर आग की लपटों से घिर जाते हैं। ये सीन बहुत अच्छा क्रिएट हो रहा है। भारतीय थिंक टैंक विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की थी कि ऐसे झुंड दुश्मन नेटवर्क को प्रभावी ढंग से बाधित कर सकते हैं और सैन्य के लिए जोखिम को कम कर सकते हैं। ये भविष्यवाणियां अब युद्ध क्षेत्र में साबित हो चुकी हैं। पाकिस्तान का जवाब क्या हो सकता है? पाकिस्तान हवा और समुद्र में जवाबी कार्रवाई करता है, साथ ही अपनी क्षमताओं का संकेत देता है। पाकिस्तान वायुसेना के लड़ाकू विमान F-16 और JF-17 भारतीय ड्रोनों से मुकाबला करने के लिए तुरंत उड़ान भरते हैं। मैदानी इलाकों में एक थ्रिलिंग हवाई झड़प में वे कई यूएवी को मार गिराते हैं, लेकिन तब तक यूएवी का एक झुंड अपने अधिकतर लक्ष्यों को पूरा कर चुका होता है। ड्रोन हमले की सफलता से गुस्साए पाकिस्तान ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे भारत को याद दिलाया जा सके कि वह भी तनाव बढ़ा सकता है। पाकिस्तानी सेना जो है, नौसेना, वो क्या जवाब दे सकती है? भारत की और नौसैनिक हमलों के डर से अपनी अगोस्ता श्रेणी की पनडुब्बियों को अरब सागर में तैनात करती है। एक दुस्साहसिक कदम में पाकिस्तानी नौसेना की तटीय बैटरी एक हब एंटी शिप क्रूज मिसाइल, जो पाकिस्तान का स्वदेशी संस्करण है, उस भारतीय नौसैनिक टास्क फोर्स की ओर दागती है, जो ब्रह्मोस हमले का जवाब देने के लिए साहसिक कदम था। यह मिसाइल अरब सागर में एक भारतीय फ्रिगेट से कुछ किलोमीटर दूर पानी पर गिरती है। ये यहाँ तो निशाना चूक गया या जानबूझकर चेतावनी थी। भारतीय युद्धपोत पूर्ण युद्ध की स्थिति में चले जाते हैं और दूसरी मिसाइल को रोकने के लिए अपनी बराक मिसाइलों का उपयोग करते हैं। पाकिस्तान का संदेश स्पष्ट है, भारतीय नौसैनिक संपत्तियां अब उसके निशाने पर हैं। इस बीच पाकिस्तान मीडिया भारतीय ड्रोनों के मलबे की फुटेज प्रसारित करता है, जिसे वे अपनी जीत बताते हैं, घरेलू समर्थन जुटाते हैं और यह बताते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के हाईटेक हमले को कुंद कर दिया। भारत का फिर से जवाब होता है, क्या हो सकता है वो सुनिए आप। भारत सीमित स्तर पर जमीनी आक्रमण शुरू करता है। कोल्ड स्टार्टेड सिद्धांत के तहत नौसेना, साइबर और वायु क्षमताओं का प्रदर्शन करने के बाद भारत अब पाकिस्तान पर जमीनी दबाव डालता है। भारतीय सेना अपने आक्रामक रिजर्व से आईबीजी को सक्रिय करती है और राजस्थान सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसान ढंग से नियंत्रित हिस्से को और तेज बख्तरबंद हमला शुरू कर देती है। एक त्वरित कार्रवाई में भारतीय टैंक और मशीनीकृत पैदल सेना पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और आश्चर्यजनक रूप से
एक उथले भूभाग, एक पाकिस्तानी सीमावर्ती गांव और उसके आसपास का क्षेत्र पर कब्जा कर लेती है, यह कोल्ड स्टार्टेड शैली ऑपरेशन जानबूझकर सीमित दायरे में डिजाइन किया गया है, जो पाकिस्तान के परमाणु लाल रेखाओं को पार करने से बचता है, क्योंकि यह बहुत गहराई तक नहीं जाता। इसका लक्ष्य एक स्मारक आधार हासिल करना है, जिसे बाद में सौदेबाजी में इसका इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही पाकिस्तानी सेना को सजा देना, भारतीय सेनाएं 15-20 किलोमीटर तक रुक जाती हैं और रक्षात्मक स्थिति में जम जाती हैं। पाकिस्तान का रिएक्शन क्या हो सकता है, देखने वाली ये बात होगी। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेड लाइंस का संकेत देता है। नस्त्र सामरिक मिसाइलों के इस्तेमाल की चर्चा होती है। भारत का घर में घुसकर मारना इस्लामाबाद में खतरे की घंटी बजा देता है। पाकिस्तान का सैन्य कमांड भारतीय आईबीजी हमले को अपनी संप्रभुता के लिए अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखता है। भारत को आगे बढ़ने से रोकने पर मजबूर करने के लिए पाकिस्तान नाटकीय रूप से अपने परमाणु क्षमता का मुजाहरा करता है। पाकिस्तान सेना के रणनीति बल कमांड कई हताफ 9 छोटी दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं लॉन्चरों का प्रदर्शन करते हैं। ये सामरिक परमाणु सक्षम मिसाइलें हैं जिनकी रेंज केवल 60-70 किलोमीटर होती है और इन्हें विशेष रूप से भारतीय बख्तरबंद घुसपैठ के इस परिदृश्य का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया था। एक शीर्ष पाकिस्तानी जर्नल राष्ट्रीय टीवी पर क्या बोल सकते हैं, वो स्पष्ट रूप से आपको बताते हैं कि हथियार हर कीमत पर पाकिस्तान की धरती की रक्षा करेंगे। यह एक परमाणु धमकी है। अगर आक्रमण को वापस नहीं लिया गया तो पाकिस्तान अपनी ही धरती पर भारतीय सैनिकों के खिलाफ कम क्षमता वाले परमाणु हथियारों का उपयोग करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान वॉशिंगटन और बीजिंग को सूचित करते हैं कि अगर भारतीय सेनाएं पीछे नहीं हटती तो पाकिस्तान को किसी भी आवश्यक साधन का सहारा लेना पड़ सकता है। और नस्त्र को प्रदर्शित करके इस्लामाबाद इस बात पर जोर देता है कि उसकी परमाणु लाल रेखाएं जो पहले केवल धमकी थी अब पार होने की कगार पर हैं। और भारत इस पर क्या जवाब देता है? भारत अपनी बढ़त को रोकता है और जवाब में रणनीतिक संकेतों को बढ़ाता है। पाकिस्तान की परमाणु सक्षम मिसाइलों का दृश्य नई दिल्ली को रोक देता है। परमाणु खतरे के क्षेत्र में प्रवेश करने से सतर्क भारत अपने आईबीजी को आगे बढ़ने से रोकने का आदेश देता है। हालांकि भारत को पाकिस्तान के परमाणु धमकियों का जवाब अपनी दृढ़ता के प्रदर्शन के साथ देना है, बिना परमाणु हथियारों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए। इसके लिए भारत अपनी ओर से एक चेतावनी शॉट देता है। भारतीय रणनीतिक बल कमांड तटीय परीक्षण स्थल से बंगाल की खाड़ी में एक अग्नि 2 मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण लॉन्च करता है। यह डमी मिसाइल कुछ 100 किलोमीटर उड़कर खुले मैदान में गिरती है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि अगर पाकिस्तानी परमाणु उपयोग की ओर बढ़ता है तो भारत कड़ा जवाबी हमला कर सकता है। इस तरह के मिसाइल परीक्षणों को शक्ति प्रदर्शन के रूप में भारत के संकटकालीन रणनीति में पहले ही शामिल किया जा चुका है। पाकिस्तान को मैसेज जाता है कि भारत का रणनीति शस्त्रागार तैयार है और बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई अभी भी मेज पर है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संदेश जाता है भारत अभी भी जिम्मेदारी से कार्य कर रहा है, क्योंकि वह किसी शहर को निशाना बनाने के बजाय समुद्र के ऊपर परीक्षण कर रहा है। साथ ही भारत चुपके से अपनी परमाणु ताकतों को उच्च अलर्ट पर रखता है और एयर पावर को फैलाता है। जबकि पीएम राष्ट्र को संबोधित करते हैं, वह भारत के संयम को रेखांकित करते हुए और पाकिस्तान को अंतिम रेखा पार करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। यह नाटकीय सैन्य टकराव संकट को परमाणु सीमा के कगार पर लाता है। परमाणु युद्ध के बारे में सोचने योग्य से होने से पहले कि यह सबसे ऊंची सीढ़ी है। और पाकिस्तान का क्या प्रतिक्रिया संभावित हो सकती है? वैश्विक दबाव में पाकिस्तान परमाणु कगार के पीछे हटता है और पाकिस्तान की जोखिम भरी रणनीति से तत्काल अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप होता है। संयुक्त राज्य, चीन और प्रमुख शक्तियां इस्लामाबाद, नई दिल्ली को परमाणु तबाही रोकने के लिए तत्काल संदेश भेजती हैं। बंद कमरों से बीजिंग अपने सहयोगी पाकिस्तान को चेतावनी देता है कि परमाणु हथियारों का कोई भी उपयोग आत्मघाती सिद्ध होगा और वाशिंगटन मध्यस्थता की पेशकश करता है, बशर्ते पाकिस्तान आगे तनाव ना बढ़ाए। अब इस्लामाबाद
की क्या प्रतिक्रिया होती है भारतीय आक्रामकता के सामने, उसे परमाणु रक्षा तैयार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि अपनी कार्रवाई को दुनिया के सामने उचित ठहराया जाए। पाकिस्तान के अधिकारी निजी तौर पर भारतीय बैक चैनल्स के माध्यम से संदेश देते हैं कि यदि भारत अपने आक्रमण को रोकता है और वार्ता के लिए सहमत होता है तो पाकिस्तान परमाणु उपयोग से रुकेगा। संकट अपने चरम पर पहुंच चुका है, पाकिस्तान एक एग्जिट की तलाश में है। भारत का अटैक क्या हो सकता है संभावित, उसके विषय में बताते हैं आपको। भारत युद्ध विराम के लिए सहमत होता है अपनी बात मजबूती से साबित करने के बाद पाकिस्तान के झुकने और तनाव को कम करने की अंतर्राष्ट्रीय मांगों के चरम पर होने के साथ भारत इस अवसर को भुनाता है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की घोषणा करता है। भारत सरकार घोषणा करती है कि अभियान रोक दिए जाएंगे, इसे पाकिस्तान के परमाणु खतरों से पीछे हटने के लिए समझदारी बढ़े फैसले के जवाब के रूप में प्रस्तुत करती है। भारतीय सेनाएं अभी के लिए कब्जाए गए क्षेत्र को बनाए रखती है लेकिन आगे की कार्रवाई रोक देती है, मार्च रोक देती है, कूटनीतिक वार्ताओं का इंतजार करती है। अमेरिका और अन्य माध्यम से संदेश देती है कि वह उम्मीद करती है पाकिस्तान संकट समाप्ति समझौते के हिस्से के रूप में पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी समूहों पर कार्रवाई करेगा। घरेलू स्तर पर भारत का नेतृत्व इस परिणाम को जीत के रूप में प्रस्तुत करता है, एक नया भारत जिसने मल्टी डोमेन हमलों के माध्यम से आतंकवाद को दंडित किया और पाकिस्तान को बिना डगमगाए किनारे कर दिया। ब्लू आर्मी धीरे धीरे उच्च अलर्ट से हटती है लेकिन किसी भी पुनरावृत्ति के मामले में सतर्क रहती है। पाकिस्तान की क्या प्रक्रिया इस पर होती है? पाकिस्तान अनमाने ढंग से पीछे हटता है और जीत का दावा करता है। पाकिस्तान सेना हालांकि हिली हुई है, अपने जनता के सामने घटनाओं को इस तरह से पेश करती है कि उनकी इज्जत बची रहे। इस्लामाबाद युद्ध विराम स्वीकार करता है और अपनी सेनाओं को अग्रिम चौकियों से पीछे हटाने का आदेश देती है। नस्र लॉन्चरों को सीमा से हटाकर स्टैंड बाय पर रखा जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अधिकारी दावा करते हैं कि पाकिस्तान की मजबूत रक्षा ने भारत को और आक्रमण से रोक दिया है। वे पूर्ण युद्ध टालने की कोशिश को पाकिस्तानी ताकत और जिम्मेदार नेतृत्व का प्रतीक बताते हैं। चुपके से पाकिस्तान कुछ आतंकी नेताओं को पकड़ता है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को कम करने के लिए ये एक दिखावटी कदम होगा। हालांकि वह चुपके से आतंकी समूहों का समर्थन देना जारी रख सकता है क्योंकि वो नीति है उसकी। दोनों पक्ष स्मारक सफलता का दावा करते हुए तनावपूर्ण संकट एक असहज गतिरोध के साथ समाप्त होता है। युद्ध विराम के बाद बंदूकें शांत होने के साथ एक तनावपूर्ण शांति छा जाती है और एक नई अनौपचारिक सहमति बनती है। वैश्विक शक्तियों की मदद से गुप्त बातचीत के बाद दोनों देश पीछे हटते हैं। भारत कुछ हफ्तों बाद कब्जाए गए पाकिस्तान गांव से अपनी सेना को हटा लेता है और सैद्धांतिक रूप से आतंकवादी घुसपैठ को रोकने के लिए सहमत होता है। इस वादे की सच्चाई की जांच अभी बाकी है, अभी इसकी जांच नहीं हो पाई। ये प्रजम्पशन है। दोनों देश परमाणु युद्ध से बचने की राहत महसूस करते हैं। वॉर गेम की एक संभावित तनाव कम करने के लिए के साथ ही समाप्त होती है। भारत अपनी सैन्य ताकत और नवचार जवाबी कार्रवाई की इच्छा दिखाता है जबकि पाकिस्तान का चोटिल नेतृत्व पूरी तरह से अपमान या विनाश से बच जाता है। दुनिया भर के रणनीतिकार इस संघर्ष के कई पहलुओं पर ध्यान देते हैं। नौसैनिक मिसाइल हमले, साइबर हमले, ड्रोन हमले और सामरिक परमाणु हथियारों के लगभग उपयोग, क्योंकि दक्षिण एशिया खतरनाक खेल के नए युग में प्रवेश कर गया। अंततः यह संकट दिखाता है सावधानी पूर्वक नियोजित आक्रमण सिद्धांत और वार गेम की दूरदर्शिता तबाही को बचा ले सकती है। रेड और ब्लू दोनों अपने अपने कोनों में लौटते हैं, प्रत्येक ने सबक सीखा है और दक्षिण एशिया में एक असहज शांति फिर से स्थापित हो जाती है। और पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ, दुनिया भर के लीडर्स ने क्या कहा, क्या बातें होती हैं उसके बारे में आज दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं, ये सबके सामने बातचीत है। तो ये हमने आपको एक चित्र बताया वॉर जो रूम है उसका। इसी के साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करते हुए आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही इसको लाइक और शेयर भी करें। हालांकि एपिसोड लंबा हो गया परंतु उसके बावजूद भी जो जानकारी आपको मिली है
वो अद्भुत है। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।